10-12 दिन के लिए परसों में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने बुलाया था हिसार अपने आवास पर, तो उनके सामने भी अपनी जो मांगे थी वो मजबूती के साथ उनके सामने रखी, उन्हें अवगत कराया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो काम है ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद में दोबारा धरना देने का काम करेंगे। और आपका जो ये पगड़ी समाल जट्टा ने जो बीड़ा उठाया है और आम आदमी की जो समस्या है, जो प्रशासन गुमराह कर रहा है, अब आपकी ये ताकत है, जो भाईचारे की जो ताकत है, ये निगाह नहीं चुरा सकते हमसे। हम अपना मजबूती के साथ और एकता के साथ हमारा जितना भी काम है हम यहाँ से करा के एक बात पर एक काम अपना कराने का काम करेंगे। और मनदीप भाई ने बताया पूरी एकता के साथ, पूरे संगठन के साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और जहां भी लड़ाई लड़ी है आज तक खाली हाथ हम वापिस नहीं गए। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना एक संगठन मजबूत होगा तो ये जो दलाल फिरते हैं गांवों के अंदर, इनको वोटों की जरूरत है जब तो हमारे बीच में आ जाते हैं, और बाद में ये बत्ती वाली गाड़ी इन्हें मिल जाए तो बाउड के शकल दिखाने का काम कौन करे, लेकिन इन्हें भी राह पर अब आना पड़ेगा। गामा में इनके करते वो बात आपने समझनी पड़ेगी। अगर जो किसानी को मुद्दा उठावेगा, अगर लोगों के जो काम करेगा वो बीच में आवेगा, नहीं तो उसका विरोध करना काम करांगे। अपनी इतनी कीमती वोटें है उसने समझो, आप इन्हें 5 साल के धनी बना दिया, बाद में अपनी कोई सुनवाई कौन करे, और बत्ती वाली गाड़ी मिलती है जो तो पिछाड़ बिटाड़ करते हैं। लेकिन गांव के चौक में आवेगा तो सोच समझ के आवेगा। अगर जो किसानों के काम की करने की उसमें हिम्मत होगी तो ही काम का फरसा में बोलने। लेकिन अब किसान भाई ये अपने आंदोलन और अपनी आवाज है उठाने के काबिल हो गया, और अपने जो संगठन है मजहबी हो, अगर जो संगठन अपने मजबूत होंगे तो अपने कौन से भी कोनों में कोई किसान के अगर जो कोई समस्या है तो उसका साथ होगा, खड़ा होगा काम करांगे। अगर किसी किसान के साथ जाती होगी तो उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। और ये एमएलए मंत्री भी समझ रहे हैं कई खातर, अगर किसान के साथ कहीं भी कुछ भेदभाव हुआ या फर्क हुआ तो ये किसान अब चुप नहीं बैठेंगे, अब एक एक काम का हिसाब लेंगे। तो आपकी एकता ही जीत का प्रतीक है। अगर हम इकट्ठे होकर ये संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे तो सारे काम करा के उठाएंगे। तो इसलिए सभी भाइयों ने अनुरोध करके कहूं, ज्यादा संख्या में किसी भी किसान भाई की कोई भी आवाज, कोई भी काम हो, अली बाबा ने घबराने की डर की जरूरत को नहीं, ना किसी एमएलए और मंत्री घरे चक्कर काटने की जरूरत है, ना उनकी चमचागिरी करने की जरूरत है। ये लड़ाई बाबा आप लड़ सका। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पगड़ी समाल जट्टा संघर्ष समिति जिसने बेड़ा उठाए हैं, किसानों की जो लड़ाई लड़ रही है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपका भाई सतीश, आपका कभी भी कोई भी आंदोलन हो हम भी उसमें सहयोगकर्ता बनेंगे। तो सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। राम राम किसान भाई। इस पंडाल में उपस्थित मेरी माता बहनों, आज हम जो यहाँ हैं, एक दिन पहले इस डीसी का पतड़ा देखने आए थे अपन, और उस पतड़ा में यूं मेरा पाटा कि इसकी नीत में खोट है, लेकिन फिर भी आप एक संदेशा टांग के गए थे इस गेट के ऊपर कि 14 तारीख को बोरी बिस्तर बांध कर खान पीने का सामान लेके तेरा बाहर ना आवांगे। और उसकी नीचता आज सामने देखी। सवेरे हमारा आने तो पहला
वो चंडीगढ़ के बुलाव पर पूछ गया, लेकिन ये जो लोग बुलाए थे इनके उसके पास समय नहीं है। आज तो पतड़ा पाड़न आ रहे हैं, तेरा पतड़ा तो उस दिन दे गया, तो तेरा पतड़ा पाड़न आ रहे हैं। चंडीगढ़ कोई चाहे दिल्ली चला जा, कि जब किसान के साथ में मजदूर जिस पंडाल में बैठ जाता है, उस पंडाल में खाली कूट को निकल जाता। कुछ न कुछ बोके जाओगे, अरिशा बोके जाओगे डीसी साहब, जे तेरा तबादला भी हो जाए, किसी जिले में बैठेगा, जे 2 प्रकार के 3 प्रकार के झंडे बढ़ जाए, तो तेरा काम नहीं जरूर छूटेगी। ईशा कुछ बोके जाओगे। जब मांग पत्र की बात आई, एक बात सुई में टांग के गए थे। आज होना तो ये चाहिए था कि जिस महकमे की वो मांग है, जिस महकमे में वो काम करना है, उस महकमे के अधिकारी आड़ा बैठे मिलने चाहिए। लेकिन जिसी सरकार इसे उनके ये प्रशासनिक अधिकारी, अभी थोड़े दिन पहले की बात, हमारा निर्माण मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। 13 मांगे लिखी थी। सबसे पहली मांग हमारी ये थी कि जितना भी मनरेगा के मजदूर, निर्माण के मजदूर, उनकी कापी बढ़नी चाहिए, उसको ऊपर 90 दिन का काम तस्दीक करने की बात। उसका कारण ये है कि कई बार ये सोचते हैं कि मजदूर का किसान का लड़ाई को नहीं, इनमें बहुत कुछ मिला। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे आप, झूले के ऊपर एक टेंटर भाई टंगा हुआ था। इसी हालात में हम काम करने वाले लोग हैं। 3 चीजें होती है जिंदा रहने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी किसान देता है, कपड़ा मजदूर देता है, और मकान निर्माण का मजदूर देता है। उसी के तहत हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दफ्तर में, जिस बिल्डिंग में तू बैठे है, वह बिल्डिंग हमारी बनाई हुई है। जिस कुर्सी पर तू बैठे है, उस कुर्सी का भी कील हमारी ठोकड़ी है। इस बात का भ्रम बना रही है। डीसी साहब, तेरे दफ्तर की चकाचौंध हम कर डालते तो तेरी चकाचौंध खोड़ भी डालते हैं। आज थोड़ी देर पहले जब बाहर जो बहनें बैठी आंगनबाड़ी की, उनका 96 दिन हो गए दफ्तर का के बैठे हैं, और पूरे हरियाणा के जिला हेडक्वार्टर पर बैठी है। मांग क्या रही है? अपनी दिहाड़ी तो मांग रही है जो काम करने की है। किसान अपनी फसल का भाव मांगता है, उसकी लागत से 1.5 गुना भाव मिलना चाहिए। तब से इन्होंने एक चीज देख ली कि जितनी भी सुविधाएं मेहनत करके खाने वाले लोगों को मिलती है, वो खत्म करनी है। उसके पहरेदार है भाई। दिल्ली के आंदोलन को देखा होगा, और उसके बाद में भी जिस प्रकार की तुमने दिक्कतें पैदा की है, उसके खिलाफ में लड़के लोगों ने वो हके मनवाने की, अपनी बातें मनवाने का काम किया। आज तो हम आए हैं, आज कोई शौक में नहीं आए हम। बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे बीच में। जो बुजुर्ग बैठे हैं, जिनको एक सहारा होता है कि उनको बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए, ये बेमानी शर्तें लगा के उसकी पेंशन काटने का काम तुम जो कर रहे हो। दुष्यंत ने ये कहा था कि पेंशन डबल कर दूंगा। डबल तो रही दूर की बात, वो जो है वही ले लेने दे। मनरेगा के जो मजदूर हैं, हमारे बीच में खाई पैदा कर दी मजदूर के। किसान में बोले ये काम तो करते नहीं, फ्री फंड का लेवे। हमारा तो एक ऐलान है कि भाई खेती से जोड़ दो, खेती से इस नरेगा को। जब किसान की फसल का टाइम आवेगा, मनरेगा के मजदूर उसमें काम करेंगे। जितना काम मनरेगा के देते हो तुम, जितना पैसा हम दिहाड़ी जो मनरेगा की मिलती है वो तुमसे ले लेंगे, और 100-200 रुपए को बचेंगे, किसान ले ले, उसकी फसल में भी फायदा हो जाएगा। उसकी लागत का
तो मूल्य कम हो जाएगा, लेकिन ये करना नहीं चाहते। लाइव न्यूज। और आज हम फतेहाबाद के लघु सचिवालय के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर पगड़ी समाल जट्टा के कार्यकर्ताओं ने ढापा पेंशन जो काटी गई है और भिन्न भिन्न मांगों को लेकर लघु सचिवालय का घेराव कर रखा, और उनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम संदीप सिवाच है। मैं किसान संघर्ष समिति हरियाणा पगड़ी समाल जट्टा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ जी, आज क्यों लघु सचिवालय का घेराव कर रखा है? अभी 4-5 दिन पहले हमारा किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिलने के लिए आया था। तो डीसी साहब ने बातचीत के लिए बुलाए थे। उसके बाद में डीसी साहब बातचीत ना करके गायब हो गए थे। हम अपना जो मांग पत्र था वहाँ इस गेट के ऊपर टांग के गए थे, और हमने डीसी साहब से कहा था कि आप बातचीत के लिए बुलाएं, हम बात करना चाहते हैं। जो जन मुद्दे हैं, चाहे वो मुआवजे की मांग हो किसानी की, या फिर जिस तरह बुढ़ापा पेंशन कट रही है, या जिस तरह नहरों में पानी की मांग है, और अभी तक किसानों की बहुत सी फसल एरिया हैं जहाँ से पानी नहीं निकाला गया है। तीसरी फसल लगातार किसान की खराब हुई है। इन मुद्दों को लेकर हम डीसी साहब से बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन डीसी साहब ने कोई बात नहीं की। तो हमने उसी दिन कहा था कि हम पक्का मोर्चा लगाएंगे। अगर डीसी बात करता है तो ठीक है, वो उन्होंने बात नहीं की, तो आज हम यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पक्का मोर्चा लगाने के लिए आए हैं। अभी सूचना मिली है कि डीसी साहब चंडीगढ़ गए हैं, तो हमने इस प्रशासन को, बहरे गूंगे प्रशासन को जगाने के लिए शाम को 7:30 बजे जागो का प्रोग्राम हम ढोल नगाड़ों के साथ इनकी नींद से इनको जगाने का काम करेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ जागो निकालेंगे। सरकार कहीं तानाशाही नहीं कर रही है? अगर मैं आपसे समझूं बिल्कुल सरकार तानाशाही कर रही है। गरीबों व किसानों के हकों को मारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुआवजे की मांग को लेकर हरियाणा का किसान पिछले 3-4 महीने से लगातार आंदोलन में है। तो मुआवजा कम नुकसान दिखाकर, या फिर बीमे के नाम पर ये कहकर कि बीमा की जो कंपनियां थी उन्होंने क्रॉप कटिंग में कम नुकसान दिखाया, जिसके कारण लोगों के खाते में 1500, 2000, 1600, 1800 इस तरह का मुआवजा आने लग रहा है। तो इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाने के लिए आए हैं। ये सरकार की सरासर तानाशाही है। और कल हरियाणा के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन एक बीमारी था, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बीमारी तो वही थे जो 10-10 साल की सजा भ्रष्टाचार के मामले में काट कर आए थे। तो ये सरकार की तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर, उन्होंने कहा था कि हम बुढ़ापा पेंशन डबल कर देंगे, लेकिन आप बता रहे हैं काटी जा रही है। तो ऐसा सरकार का रुख क्यों है, अगर मैं आपके नज़रिए से? वोट लेने से पहले दुष्यंत गांव में घर घर जाकर ये कहता था कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये कर देंगे, लेकिन अभी आय के नाम पर 2 लाख रुपए आय दिखाकर, अब 2 लाख का तो वार्षिक आय आप ये लगा लो कि जिस बुजुर्ग के घर में 3 बेटे काम करने वाले हैं तो उनकी वार्षिक आय 3 लाख से ऊपर हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए जिसकी आय है सालाना, उसके ज़्यादा की उन पेंशन काट देंगे। तो गाँव में लगभग गाँव में 2, किसी गांव में 5, किसी गांव में 7, किसी गांव में 15 बुजुर्गों की पेंशनें काटी जा रही है। और ये भी सरकार की तानाशाही है, क्योंकि सरकार वादे तो कुछ करते हैं वोट लेने के लिए, जब उन्हें पूरा करने का टाइम आ जाता है तो उन्हें वादों से मुकर जाती है। और ये वादा भी था दुष्यंत चौटाला का कि 5100 पेंशन कर देंगे, लेकिन आज बुढ़ापा पेंशन हर गाँव में काटी जा रही है। उसके खिलाफ भी हम ये एक आंदोलन की शुरुआत है। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? जो भी फसल खराबा हुआ था 2019-20 का, 20-21 का, 21-22 का, उसका मुआवजा किसानों के खातों में फौरी तौर पे डाला जाए। मजदूर की जो दिहाड़ी मारी गई थी फसल खराब होने से, मजदूर की उस दिहाड़ी का भरपाई की जाए। बुढ़ापा पेंशन जो काटी जा रही है उनको बंद किया जाए। और जो हरियाणा का जो पानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन के नाम पर जो धीरे धीरे कटौती कर रहे हैं, उस कटौती को बिल्कुल पूरे तौर पे बंद किया जाए। और भी बहुत सी, बल्कि हमने तो ये कहा कि भी किसी भी भाई की किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो आज अपनी समस्या लिखित में लेके आए, उसकी समस्या का समाधान करके उठेंगे आज से, उसकी समस्या का समाधान करके लेके जाएंगे। आपको साल भर जब तक बैठना पड़े, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 13 महीने दिल्ली बैठे रहे थे, ये तो डीसी ऑफिस ही कटौती कर दी गई है। और एमएसपी पे जो खरीद के जो सरकार बजट तय करती है, उस बजट में भी कटौती सेंटर की सरकार ने की है। उससे किसानी को तो नुकसान होगा ही। अभी आप जिस तरह बात कर रहे थे कि फिर भी लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अंग्रेजों ने इस साल में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर 150 साल तक राज किया था। उसी तरह बीजेपी ने भी मुद्दा पकड़ रखा है धर्म का और जाति का। और जब तक लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट डालते रहेंगे तो बीजेपी जैसे ये जो पार्टी हैं वो देश में राज करती रहेगी।
वह भाईचारे को ख़राब करने का काम करती रहेगी और उसकी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी होगी थोड़े और पेट्रोल डीजल के रेटों में भारी बढ़ोतरी होगी। ये इंतज़ार किया जा रहा था यूपी के चुनाव का, जो 5 राज्यों में चुनाव थे, उसके बाद में इसमें आने वाले दिनों में पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जमींदार इस डर के कारण गेहूं की जो कटाई का सीजन आने लग रहा है, उसके लिए अभी से पेट्रोल व डीजल स्टॉक करने लगे हैं। ये एक तरह का डर है। तो अभी पेट्रोल व डीजल के रेट जो बढ़ेंगे या फिर सरकार बढ़ाने जा रही है, उनके खिलाफ भी इस देश का किसान लामबंद होगा, वह लड़ाई लड़ेगा। सर, जब मोदी सरकार सत्ता में आए थे, 2014 का इलेक्शन था, तो उन्होंने वायदा किया था कि काला धन भी आएगा, लेकिन आज उसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? ये काला धन वापस लाने के मुद्दा लेकर राज में आए थे और उसके बाद ये हमने देखा है कि दोबारा किसी तरह का कोई जिक्र भी नहीं हुआ है। बाबा रामदेव जो हर रोज़ गुलाटियाँ मारता था काले धन का नाम लेकर, वो दोबारा इस मुद्दे पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो ये बीजेपी सरकार जो भी वादे करके आए थे, उनमें किसी भी वादे पे अपने पे खरी नहीं उतरी है। अपने कामकाज का बिल्कुल और लगातार तानाशाही भी कर रही है। आज देश में हालात ये हैं कि जो देश के हित की बात करता है, जो देश के लिए सही उसकी बात करता है, उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। के संयोजक मनदीप नथवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि अब तक आपकी मांगे क्यों नहीं मानेंगी। क्या सरकार का जो एक तानाशाही रवैया है? यहाँ का प्रशासन अभी किसानों मजदूरों की बात नहीं सुन रहा। लगातार लोग चक्कर काट रहे हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं सरकारी दफ्तर। इसलिए हमने ये पक्का मोर्चा लगा दिया। शाम को यहीं रुकेंगे लोग, लंगर का प्रबंध सारा यहीं किया जा रहा है और ये बड़ा मोर्चा लगेगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक घर वापसी नहीं होगी। हम पक्के तौर पे यहाँ बैठेंगे और हमने इसका ये फैसला कर लिया है। सर, अगर मैं आपसे समझूं, किसानों ने अभी पार्टी बनाई है और पंजाब के अंदर इलेक्शन भी लड़ा है और अभी हाल फिलहाल में जैसे इलेक्शन के रुझान आया, नतीजा 4 राज्यों में बीजेपी दोबारा से फिर आ गई और कांग्रेस जो थी वो चली गई, आम आदमी पार्टी आ गई। इसे आप लेकर क्या समझें कि क्या किसान अपनी आवाज़ सही तक किसानों तक पहुँचा नहीं पाए? देखिए, ये अभी लुटेरी व्यवस्था का राज है। ये अभी वोटों से नहीं जाएगा, लोक लहर उसारनी पड़ेगी। वोट से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। मशीनी युग है, लोगों को बुलाकर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोटें ले जाते हैं, वो अलग बात है। वोट से कुछ नहीं समस्या। हमारी सब समझदारी है, वोट से अंग्रेज भी नहीं गए थे। यहाँ लोक लहर उसारनी पड़ेगी। ये लुटेरी व्यवस्था जाएगी। ये कॉरपोरेट के पक्ष की पार्टियाँ जो भी जीती हैं, और अभी किसान मजदूर नहीं जीते हैं। अभी हम बर्मा में और एक बड़ी लड़ाई देश के किसान मजदूर देने जा रहे हैं। जो किसानों ने पार्टी बनाई है वो भी हार गए थे। हरियाणा से गुरनाम सिंह चुडुन्नी भी थे, वो भी हार गए थे। इसको आप पर क्या सोचते हैं कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए प्रत्यक्ष तौर पर, या नहीं आना चाहिए? देखिए, वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी लोग सियाने नहीं हैं और एक समय आएगा जब लोग इतने सियाने होंगे कि अपना रास्ता चुन लेंगे। अभी जल्दबाजी ऐसी बातें करनी। यदि जिसने चुनाव लड़ा है इसकी ज़्यादा जानकारी वो लोग दे सकते हैं। हमने चुनाव नहीं लड़ा। सर, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक मांगे नहीं मानी तब तक ये मोर्चा लगे रहेगा। सर, उन्होंने बुढ़ापा पेंशन काटी क्यों? वो तो कहते हैं हम बुढ़ापा पेंशन दुगनी कर देंगे। रीजन क्या है इसके पीछे? लोग एक गांव से 25-25, 30-30 लोगों की पेंशन कटी हुई है। आप देखो, लोग चक्कर काट रहे हैं और प्रशासन बात नहीं सुन रहा। ये तो कागजों में विकास कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। सर, कई ऐसा भी हो सकता है कि जो पेंशन काटी गया वो किसी तरीके से फर्जी हो या कोई और तरीका हो उनका। ना, कोई फर्जी नहीं है। 70-70 सालों लोग के जो बुजुर्ग उनकी भी कटी हुई है। तो सरकार का जो एक तानाशाही रवैया है